एक समय की बात है। एक गांव में सुरेश नाम का एक साधारण किसान रहा करता था। उसके परिवार में उसकी 2 बेटियां थीं, जिनकी देखभाल वो बहुत लगन से किया करता था। वो दिन रात अपनी बेटियों के लिए मेहनत करता था। एक दिन विजय ने सुरेश से चिंतित होकर कहा, अरे सुरेश भाई, कभी आराम भी कर लिया करो। तुम तो दिन रात काम में लगे रहते हो। अरे अपना नहीं तो कम से कम अपनी बेटियों का सोचो। तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? सुरेश ने विजय से जवाब में बोला, अरे तुम तो जानते हो, जब दोनों बेटियां बहुत छोटी थीं, तभी उनकी माँ गुजर गई। तब से मैं ही उनकी परवरिश कर रहा हूँ। उनके लिए मैं कभी नहीं थक सकता। इस प्रकार विजय की बातों को अनसुना करके सुरेश आगे की ओर बढ़ जाता है। वो घर पहुंचता है, जहां उसकी बेटियां उसे देखकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि पिता पसीने से लथपथ थे। उनके कपड़ों में कीचड़ लगा हुआ था। प्रिया ने सुरेश से व्यथित होकर कहा, अरे पिताजी, आपके कपड़े गंदे हो गए हैं और आपने कैसा हाल बना रखा है। दिन रात खेतों में काम करते हैं। मैंने तो कितनी बार कहा है कि अब हम काम पर जाएंगे, पर आप हमारी बात नहीं सुनते। सुरेश ने प्रिया से स्नेहपूर्वक जवाब दिया, अरे जब तक मैं जीवित हूँ तुम लोगों को काम पर जाने की जरूरत नहीं है। अब जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी करके अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दूंगा। उसके बाद तो आराम ही करना है। तभी रिया अपने पिता के लिए पानी लेकर आती है। रिया सुरेश की छोटी बेटी है और स्वभाव से बहुत ही नटखट। वह जानती है कि अपने ढीठ पिता को कैसे मनाना है। रिया ने सुरेश से नटखट अंदाज में कहा, पिताजी, दीदी की शादी करनी है तो कर दीजिए। वह जानती है कि अपने ढीठ पिता को कैसे मनाना है। रिया ने सुरेश से नटखट अंदाज में कहा, पिताजी, दीदी की शादी करनी है तो कर दीजिए। मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप कहते हैं कि मैं आपको सबसे अधिक प्रिय हूँ, तो फिर आप मुझे यहाँ से कैसे भेज सकते हैं? इस प्रकार अपनी बेटियों के साथ बातचीत करते हुए सुरेश ने भोजन किया और आराम करने लगा। लेकिन प्रिया और रिया को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने सोच लिया था कि अब से वह अपने पिता को इस तरह मेहनत नहीं करने देंगी। रिया ने प्रिया से कहा, पिताजी इस अवस्था में पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी खेतों में हल चलाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। क्या बात है रिया? देखो, कुछ भी ऐसा मत करना कि पिताजी हमसे नाराज हो। पिताजी के सामने हमारी एक नहीं चलती, यह तो तुम्हें पता ही है। रिया प्रिया को एक मटका दिखाती है। प्रिया ने रिया से रहस्यमय ढंग से कहा, अरे अब तुम मुझे खाली मटका क्यों दिखा रही हो? इसमें तो कुछ भी नहीं है। तुम आखिर क्या करना चाहती हो? रिया ने प्रिया को समझाते हुए कहा, यह खाली नहीं है। तुम बस मेरे साथ चलो, जैसा मैं कहूंगी वैसा करना। दोनों बहनें मटके का पानी लेकर घर के पीछे वाले खाली हिस्से में जाती हैं, जहां पर पहले से बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं। रिया ध्यान मुद्रा में बैठ जाती है। रिया ने प्रिया से निर्देश देते हुए कहा, अब जो होने वाला है उसे देखकर बिल्कुल मत घबराना। ऐसे सोचो कि इस मटके में पानी है। इस मटके का पानी मेरे ऊपर गिरा दो। मैं एक सुंदर फल के पेड़ में बदल जाऊंगी और तुम जी भर के फल तोड़ लेना। प्रिया ने रिया से अविश्वास में पूछा, यह तुम क्या कह रही हो? तुम एक इंसान हो, भला तुम पेड़ में कैसे बदल सकती हो? और तुम्हारे पास यह शक्ति कहां से आई? रिया ने प्रिया से सख्ती से कहा, प्रश्न मत करो दीदी, जैसा कहा है वैसा करो। फल तोड़ने के बाद फिर से मटके का पानी मेरे ऊपर डाल देना। मैं वापस स्त्री बन जाऊंगी, लेकिन फल ध्यान से तोड़ना, एक भी पत्ती नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रिया रिया की बात मानती है। वह रिया के ऊपर खाली मटके का पानी गिराती है और देखते ही देखते वह एक सुंदर फल के पेड़ में बदल जाती है। प्रिया बहुत सावधानी से फल तोड़ती है। टोकरी भर जाने के बाद वो मटके का पानी पेड़ की जड़ में डालती है। पेड़ रिया के रूप में बदल जाता है। रिया ने प्रिया से गर्व से कहा, देखा दीदी मेरा कमाल। अब हम इसी प्रकार का कार्य करेंगे। तुमने जो भी सुंदर और मीठे फल तोड़े हैं, हम उसे बाजार में बेच देंगे। उसके बाद हमारे पास पैसे आ जाएंगे और पिताजी को काम नहीं करना पड़ेगा। प्रिया ने रिया से 2000 बाजार में बेच देंगे, 2000 बाजार में बेच देंगे उत्साह से कहा। यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे बताओ तुमने यह कहां से सीखा?
कहीं तुम किसी तंत्र मंत्र से तो नहीं जुड़ी हो। अगर तुम गलत रास्ते पर जा रही हो तो लौट आओ। रिया ने प्रिया से चेतावनी देते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी तो मेरी यह शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। एक बार पेड़ बनने के बाद मेरा दोबारा इंसान बनना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आज के बाद मुझसे यह प्रश्न कभी मत पूछना। रिया प्रिया के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देती। दोनों फल की टोकरी को लेकर बाजार पहुंचती हैं और फल बेच देती हैं। इससे उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। इस प्रकार रिया और प्रिया ने फल बेचकर धन इकट्ठा किया। आखिरकार प्रिया और रिया के फल राजमहल तक पहुंचे। राजा विक्रम ने महारानी से उत्सुकता से पूछा, महारानी, आपने यह सुगंधित फल कहां से मंगवाए हैं? इसकी खुशबू इतनी ज्यादा अच्छी है कि मैं राज दरबार से यहाँ आ गया। महारानी ने राजा विक्रम से स्नेह से कहा, महाराज, आप भी इन फलों का स्वाद लीजिए। दासी इन्हें आज ही बाजार से लेकर आई है। मैंने विशेष रूप से आपके लिए मंगवाए हैं। राजा विक्रम फलों का स्वाद लेते हैं। उन्हें फल बहुत मीठे और अच्छे लगते हैं। राजा विक्रम ने महारानी से प्रतिदिन यही फल मंगवाने की बात कही। इस प्रकार रिया और प्रिया के फल राजमहल तक जाने लगे। राजा विक्रम ने खुद से कहा, यह कोई साधारण फल नहीं है। मुझे पता लगाना होगा इस फल का पेड़ कहाँ पर है। आखिर कौन है वो जो इन्हें बाजार में लाकर बेचता है। तभी मंत्री रणवीर राजा विक्रम के पास आता है। राजा विक्रम ने अपने मंत्री से गुप्त रूप से कहा, मंत्री जी, मैं आपको एक गुप्त कार्य देना चाहता हूँ। पहले यह फल लीजिए। मंत्री ने राजा विक्रम से पूछा, महाराज, मैं इस फल से कौन सा गुप्त कार्य कर सकता हूँ? मुझे आज्ञा दीजिए। राजा विक्रम ने मंत्री से निर्देश देते हुए कहा, आपको पता लगाना है मंत्री जी कि यह फल किस पेड़ से आया है। आखिर यह पेड़ कहाँ पर है? इसकी सुगंध और स्वाद बहुत लाजवाब है। ऐसे फल मैंने कभी नहीं खाए। आप पता लगाइए कि यह कहाँ पर है। राजा का आदेश मानते हुए मंत्री और उसके सैनिक पूरे राज्य में इस सुगंधित फल का पेड़ ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें यह कहीं नहीं मिलता। मंत्री ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, क्षमा करें महाराज, मैं आपका गुप्त कार्य करने में पहली बार असफल हो गया हूँ, क्योंकि इस फल का पेड़ पूरे राज्य में कहीं पर नहीं है। मंत्री ने राजा को सूचना दे दी, लेकिन फिर भी राजा विक्रम के मन में प्रश्न खत्म नहीं हो रहे थे। आखिरकार राजा ने एक योजना बनाई। राजा विक्रम साधारण वेश बनाकर बाजार में जाते हैं और देखते हैं कि दो लड़कियां फल बेच रही हैं। राजा फल खरीदने का नाटक करते हैं। उसने रिया और प्रिया से कहा, सुनो, तुम्हारे फलों की खुशबू तो बहुत अच्छी है, स्वाद में भी यह बहुत मीठे होंगे। एक बात बताओ, यह फल तुम लोग कहां से लेकर आती हो? दरअसल मैं एक व्यापारी हूं और मैं जानना चाहता था। रिया राजा की बात को बीच में ही काट देती है और सख्ती से कहती है, यदि आपको यह ताजे और मीठे फल चाहिए तो आपको यह फल हमसे ही खरीदने होंगे। हम आपको नहीं बता सकते कि इसका पेड़ कहां पर है। रिया की बातें सुनकर राजा विक्रम समझ गया कि रिया और प्रिया दोनों कोई रहस्य छुपा रही हैं। राजा मन में योजना बनाता है कि वह स्वयं उनका पीछा करेगा। रिया और प्रिया दोनों फल बेचकर घर वापस आ जाती हैं। अगले दिन जब रिया फल का पेड़ बनती है, तब राजा विक्रम उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। राजा विक्रम ने खुद से कहा, यह लड़की तो सचमुच बहुत रहस्यमयी है। इसे तो हमारे राजमहल में होना चाहिए। इसकी शक्तियों पर केवल हमारा अधिकार होना चाहिए। यदि यह पेड़ बन सकती है तो इसके पास और भी बहुत सारी शक्तियां होंगी। राजा विक्रम महल वापस आ जाते हैं और मंत्री से कहकर सुरेश को राज दरबार में बुलवाते हैं। राजा ने सुरेश से सौम्यता से कहा, आओ आओ सुरेश, तुम्हें हमसे डरने की आवश्यकता नहीं है। हम तो तुमसे बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। सुरेश ने राजा विक्रम से डरते हुए पूछा, भला एक राजा को मुझ गरीब से क्या काम हो सकता है महाराज? मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ जो दिन रात खेतों में मेहनत करता रहता हूँ।